अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। 15 दिसंबर है जी। आज हम अपना लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 10 में स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसका टॉपिक है जी, टाइटल है सिंपल रिग्रेशन एंड कोरिलेशन। बेसिकली दो टॉपिक्स हैं हमारे पास मेन यहाँ पर, एक सिंपल रिग्रेशन और एक कोरिलेशन, जो चैप्टर नंबर 10 के अंदर हम स्टडी करेंगे। मैं आज स्टार्ट करने लगा हूँ सिंपल रिग्रेशन। ठीक है, सिंपल रिग्रेशन स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे मैं कुछ वेरिएबल्स लिख रहा हूँ, जैसे इनकम एक एक्सपेंडिचर लिखा, स्टडी आवर्स भी एक वेरिएबल है, मार्क्स भी एक वेरिएबल है स्टूडेंट्स के, हाइट ऑफ पेरेंट्स ये भी एक वेरिएबल है, हाइट ऑफ चिल्ड्रन ये भी एक वेरिएबल है। अब मैं अगर बात करूँ इनकम और एक्सपेंडिचर की, तो फॉर एग्जांपल हमारे पास किसी एक पर्सन की 50,000 अगर इनकम है, तो हम उनसे उनके एक्सपेंडिचर पूछते हैं। वो कहते हैं जी हमारे 40,000 जो है वो हमारे एक्सपेंडिचर है। ठीक है, अखराजात जिसे बोलते हैं। किसी से पूछा जाता है, वो कहते हैं जी हमारे 55,000 सैलरी है, हमारे जो एक्सपेंडिचर्स हैं वो 42 हैं। किसी से पूछा जाता है, वो कहते हैं जी हमारी 75,000 है और हमारे जो एक्सपेंडिचर हैं वो 50 के हैं। तो इस तरह अगर कोई कहता है कि मेरी जो इनकम है वो 81,000 है, तो बताएं मेरे एक्सपेंडिचर कितने हो सकते हैं। ठीक है, अब हमें यहाँ पे क्वेश्चन किया जा सकता है कि बेटा बताएं कि इनकम अगर 81,000 है तो किसी के एक्सपेंडिचर उसके कितने हो सकते हैं। यानी कि हम एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल की वैल्यू से क्या कर सकते हैं, एस्टीमेट कर सकते हैं, अंदाज़ा लगाना, एस्टीमेट करना या प्रिडिक्ट करना, एस्टीमेट और प्रिडिक्ट करना। ठीक है, अब देखा जाए तो यहाँ पे देखा जाए तो हमारे जो एक्सपेंडिचर हैं वो बेटा डिपेंड करते हैं हमारी इनकम के ऊपर। पहले हमारी इनकम आती है, फिर हम उसके बाद एक्सपेंस जो है वो अपने करते हैं। ठीक है, इसका मतलब है एक्सपेंडिचर जो हैं वो डिपेंड करते हैं हमारी इनकम के ऊपर, डिपेंड करते हैं कि हमारी इनकम कितनी है। डेफिनेटली किसी की एक्सपेंडिचर 42 है, ठीक है, किसी की इनकम अगर 55,000 है तो उसने विद इन 55,000 एक्सपेंडिचर्स जो है उनको मैनेज करना है। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे जो मैंने वेरिएबल्स लिखे हैं, हमारे पास यहाँ पे ये जो वेरिएबल्स, ये 3 वेरिएबल्स लिखे हैं, ये मैंने लिखे हैं, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। यहाँ पे जो मैंने तीनों लिखे हैं, तो ये क्या है, ये तीनों डिपेंडेंट वेरिएबल हैं। अगर हम इनके रिलेशनशिप को देखें तो हमारे एक्सपेंडिचर डिपेंड करते हैं इनकम के ऊपर, किसी स्टूडेंट्स के मार्क्स डिपेंड करते हैं कि वो कितने घंटे पढ़ते हैं, और हाइट ऑफ चिल्ड्रन, बच्चे किसी की हाइट डिपेंड करती है उसके पेरेंट्स की हाइट कितनी है। अगर पेरेंट्स टॉल हैं तो बच्चे की हाइट भी टॉल होगी, अगर पेरेंट्स की हाइट जो स्मॉल है तो हाइट ऑफ चिल्ड्रन भी क्या होगी, स्मॉल होगी। इसका मतलब है कि हमारे पास कुछ वेरिएबल डिपेंडेंट होते हैं और कुछ वेरिएबल इंडिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे पहले डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को एक्सप्लेन करूं, तो डिपेंडेंट वेरिएबल रिग्रेशन के अंदर बोलते हैं हु डिपेंडेंट वेरिएबल हुज वैल्यूज डिपेंड ऑन अदर वेरिएबल। ऐसा वेरिएबल जिसकी वैल्यू डिपेंड करती है किसी दूसरे वेरिएबल पे। हमारे एक्सपेंडिचर्स डिपेंड करते हैं कि हमारी इनकम कितनी है, हमारे मार्क्स जो हैं वो डिपेंड करते हैं कि स्टडी आवर्स हमारे कितने थे, हम किसी बच्चे की जो हाइट है वो डिपेंड करती है कि उसके पेरेंट्स की हाइट क्या थी। और दूसरी तरफ अगर हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल को देखें, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो एस्टीमेट करने के लिए यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल who forms the basis of estimation। इंडिपेंडेंट वेरिएबल की बेस पे ही हम उसकी एस्टिमेशन कर सकते हैं ना, डिपेंडेंट वेरिएबल की। तो वेरिएबल हु फॉर्म्स द बेसिस ऑफ एस्टिमेशन इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट वेरिएबल।
अब ये तो क्लियर हो गया कि डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है हमारे पास। तो यहाँ पे अब अगर मैं सिंपल रिग्रेशन को अगर मैं डिफाइन करूं, तो सिंपल रिग्रेशन इन विच वी check the dependence of we check the dependence of a dependent variable on another independent variable। ठीक है, रिग्रेशन के अंदर बेसिकली हम क्या करते हैं, हम एक वेरिएबल की डिपेंडेंस को चेक करते हैं किसी दूसरे वेरिएबल पे। ठीक है, अब यहाँ पे मैं स्पेसिफिकली बता रहा हूँ सिंपल रिग्रेशन का। ठीक है, सिंपल रिग्रेशन उसको बोला जाता है जिसके अंदर हमारे पास एक डिपेंडेंट वेरिएबल हो और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल, उसको सिंपल रिग्रेशन बोला जाता है। ठीक है, इसकी आगे से फर्दर टाइप्स होती हैं, मल्टीपल रिग्रेशन होती है, ठीक है, मल्टीवेरिएट रिग्रेशन होती है, लेकिन वो हम उसको स्टडी नहीं करेंगे। हमारा टॉपिक जो है वो है सिंपल रिग्रेशन का। और सिंपल रिग्रेशन आपने याद रखनी है कि उसके अंदर एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है और एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है हमारे पास। ठीक है जी, तो ये हो गया सिंपल रिग्रेशन। क्या है हमारे पास, डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इसको यूज़ किस सेंस में किया जा सकता है। ठीक है, अब हम इसका सिंपल रिग्रेशन का मॉडल पढ़ेंगे। सिंपल रिग्रेशन का मॉडल या सिंपल रिग्रेशन की हम इक्वेशन पढ़ेंगे, तो फिर हम उसको आगे उसका क्वेश्चन करेंगे एक। देखें, यहाँ पे मैं बता देता हूँ पहले कि हमारे पास सिंपल रिग्रेशन इक्वेशन या उसको बोला जाएगा सिंपल रिग्रेशन मॉडल। ठीक है, उसको हम पढ़ते हैं वाई आई इज इक्वल टू एल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस एरर। ठीक है, अब इस वेरिएबल इसको पहले एक्सप्लेन करते हैं। देखिए जी, मैंने मॉडल लिखा है जी, रिग्रेशन इक्वेशन लिखते हैं दोबारा से यहाँ पर। रिग्रेशन इक्वेशन लिख रहे हैं जी हम, वाई आई इज इक्वल टू एल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस एरर। यहाँ पे वाई आई क्या है हमारे पास जी, हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, यहाँ पे अल्फा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इंटरसेप्ट, इसको बोला जाएगा इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट की डेफिनेशन क्या होगी, इंटरसेप्ट इज द वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल when independent variable is zero। ये इसकी डेफिनेशन है कि इंटरसेप्ट इज द वैल्यू ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल व्हेन इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज ज़ीरो। बात की जाए तो यहाँ पर ये मैंने इनकम और एक्सपेंडिचर्स की लिखी थी। ठीक है, एक्सपेंडिचर क्या था हमारे पास, हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल, इनकम क्या थी हमारी इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अगर हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल ज़ीरो हो जाता है फॉर एग्जांपल, ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है। जैसे कोई घर से काम के लिए निकला, उसको कोई काम नहीं मिला, तो उसकी इनकम कितनी होगी, ज़ीरो। तो क्या उसके एक्सपेंडिचर्स यहाँ पे ज़ीरो होंगे, उसके एक्सपेंडिचर्स ज़ीरो नहीं हो सकते। उसके एक्सपेंडिचर डेफिनेटली यहाँ पे कोई अननोन एक वैल्यू होगी हमारे पास। ठीक है, तो उसको प्रीवियस डाटा की बेस पे कैलकुलेट किया जा सकता है। ठीक है, ये मैंने आपको वैसे थोड़ा सा बता दिया, वैसे क्वेश्चन करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा यहाँ पर।
देखें दूसरा आ जाता है बी, बीटा। बीटा को बोला जाता है रिग्रेशन कोएफिशिएंट, रिग्रेशन कोएफिशिएंट और स्लोप। ठीक है, रिग्रेशन कोएफिशिएंट और स्लोप। इसको अगर मैं डिफाइन करूं तो रिग्रेशन कोएफिशिएंट का काम क्या है? रिग्रेशन कोएफिशिएंट टेल्स द रेट ऑफ चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल। ये डिपेंडेंट वेरिएबल में जो चेंज आता है उसका बताता हमें। रेट ऑफ चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल विद यूनिट चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। ये ऐसे ही है कि जैसे देखें, अगर किसी की 75,000 थी इनकम तो वो कहता है कि एक्सपेंडिचर मेरे 50K हैं। अगर किसी की 76,000 हो जाती है इनकम तो क्या उसके एक्सपेंडिचर्स भी सिर्फ 1,000 बढ़ेंगे? यहाँ पे डिफरेंस कितना आया? 1 यूनिट का, 75 से 76 हो गया। तो क्या एक्सपेंडिचर्स भी उसके 1 यूनिट्स के साथ से चेंज होंगे? ऐसा नहीं है। हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल के अंदर जो चेंज आता है और डिपेंडेंट वेरिएबल के अंदर जो चेंज आता है वो सेम नहीं होता, ठीक है। डिपेंडेंट वेरिएबल के अंदर जो चेंज आ सकता है वो हमें कौन बताएगा? वो हमें बी की वैल्यू बताएगी कि बी की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी? बेसिकली रेट ऑफ चेंज ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल, कि हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल किस रेट से चेंज होगा। क्या वो 1 यूनिट ज़्यादा होगा, क्या वो 2 यूनिट ज़्यादा होगा, क्या वो 3 यूनिट ज़्यादा होगा या कम होगा? ये हमें पता चलेगा डाटा से कैलकुलेट करने के बाद। है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन में। डेफिनेटली ये चीज़ें और क्लियर होंगी। ये बेसिकली अल्फा और बीटा, इंटरसेप्ट एंड रिग्रेशन कोएफिशिएंट या स्लोप। एक्स बोलते हैं हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल को, और एरर बोलते हैं हम एरर टर्म को। ठीक है जी, हमारे पास ये थी हमारे पास रिग्रेशन इक्वेशन, ये जनरल इक्वेशन थी, ठीक है। जनरल मॉडल कह लें इसको जी। अब हम जब सैंपल डाटा के ऊपर, जैसे मैंने बात की थी कि स्टैटिस्टिक्स की जितनी भी टेक्निक्स हैं ये बेसिकली सैंपल डाटा के ऊपर अप्लाई करने के लिए इनको डिज़ाइन किया गया, ठीक है। तो हमारे पास जब हम इसको सैंपल डाटा के ऊपर इस तरह की इक्वेशन को अप्लाई करते हैं तो फिर हम यहाँ पे लिखेंगे फिटेड मॉडल। जो क्वेश्चंस के अंदर, क्योंकि क्वेश्चंस हमारे सैंपल डाटा के ऊपर है तो हम फिटेड मॉडल को यूज़ करेंगे। यहाँ पे मैंने आपको जनरल मॉडल बताया। फिटेड मॉडल के अंदर हमारी इक्वेशन क्या होगी? y हैट इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। बेसिकली अल्फ़ा इज़ द पैरामीटर, उसकी जगह पे हम a को यूज़ करेंगे। बीटा इज़ द पैरामीटर, उसकी जगह पे हम b को यूज़ करेंगे, चाहे, ठीक है। पैरामीटर और एस्टिमेटर बता देता हूँ कि पैरामीटर या स्टैटिस्टिक, ठीक है। जो वैल्यू पॉपुलेशन से कैलकुलेट की जाए, जो वैल्यू पॉपुलेशन से कैलकुलेट की जाए उसको पैरामीटर बोलते हैं। जो वैल्यू सैंपल से कैलकुलेट की जाए उसको स्टैटिस्टिक बोलते हैं या एस्टिमेटर बोलते हैं, ठीक है। एस्टिमेटर उसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि सैंपल की जो वैल्यू है वो किसको एस्टिमेट कर रही होती है? पॉपुलेशन को। डेफिनेटली हम पॉपुलेशन को स्टडी नहीं करते, सैंपल को स्टडी करते हैं और वो एस्टिमेट करता है हमारी पॉपुलेशन को। अब देखेंगे उसके बाद यहाँ पे सिर्फ आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे अगेन वाई हैड क्या है? ये होगा एस्टिमेटेड
वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल y। इस इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे, y ऑन x इक्वेशन। ठीक है, y ऑन x इक्वेशन मतलब y वेरिएबल डिपेंड ऑन x वेरिएबल, y डिपेंडेंट ऑन x। y ऑन x इक्वेशन का मतलब क्या हुआ, y डिपेंडेंट ऑन x। तो y हैड क्या, एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ द y। याद रखें कि y जो है ये हमारे पास ऑब्जर्व्ड वैल्यूज होती हैं, यानी कि जो सैंपल वाली वैल्यूज होती हैं हमारे पास, ऑब्जर्व्ड वैल्यूज। y हैड क्या होता है हमारे पास, ये एस्टिमेटेड वैल्यूज ऑफ y होती हैं, एस्टिमेटेड वैल्यूज ऑफ y। ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस होता है, ये याद रखना आपने। ए क्या होता है वो बता चुके हैं, ये इंटरसेप्ट है। ठीक है, बी क्या होता है, रिग्रेशन कोएफिशिएंट या स्लोप, रिग्रेशन कोएफिशिएंट या स्लोप, ऊपर उसका नाम लिखा है। और एक्स क्या होता है हमारे पास, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब देखें, ये वाला मॉडल याद रखने की जरूरत नहीं है आप लोगों को, आप लोगों ने ये वाली फर्स्ट इक्वेशन याद करनी है। ठीक है, इसके अंदर y हैड क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, a b और x क्या है, ये मैंने यहाँ पे आपको रिग्रेशन के इंट्रोडक्शन के अंदर उसकी जनरल मॉडल उसका लिखवाया कि बेसिकली पॉपुलेशन के लिए ये मॉडल लिखा जाता है, लेकिन हम क्वेश्चंस के अंदर इस मॉडल को यूज़ करेंगे। ठीक है जी, अब आ जाती है कि जी हमारे पास x भी वेरिएबल है, y हैड भी एक वेरिएबल होगा, हमें a और b की वैल्यूज चाहिए। तो b की हमारे पास, b का हमारे पास फर्स्ट फार्मूला n सम ऑफ एक्स वाई माइनस सम ऑफ एक्स सम ऑफ y ओवर n सम ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ x होल स्क्वायर। बेटा याद रखें कि ये जो ऊपर वाली टर्म है इसको कोवेरियंस ऑफ x एंड y बोलते हैं, और नीचे ये जो x की टर्म है ये बेसिकली वेरियंस ऑफ x की टर्म है। ठीक है, वेरियंस ऑफ x की टर्म है। b का दूसरा फार्मूला जो हम लोग यूज़ करेंगे वो होगा सम ऑफ x के सम ऑफ एक्स वाई माइनस एन एक्स बार वाई बार ओवर सम ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एन एक्स बार स्क्वायर। ठीक है, b का थर्ड फार्मूला सम ऑफ x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार ओवर सम ऑफ x माइनस एक्स बार स्क्वायर। बी के ये तीन फार्मूले होंगे जो हम स्टार्ट में इसको पढ़ेंगे साथ में। ए के हमारे पास, ए का पहला फार्मूला क्या हो सकता है, सम ऑफ y माइनस बी सम ऑफ x ओवर n, और दूसरा फार्मूला ए का सम ऑफ y ओवर n करें तो y बार माइनस बी सम ऑफ x ओवर n करें तो x बार। बेसिकली इस फार्मूले से ये वाला फार्मूला बनता है हमारे पास। ठीक है जी, तो ये बेसिकली हमने इक्वेशन बनाने के लिए क्या करना है, a और b जो दो कांस्टेंट वैल्यूज हैं हम उनको कैलकुलेट करेंगे। अब हम इसका एक क्वेश्चन करते हैं जी। ठीक है, एक एग्जांपल का कोई इसका एक क्वेश्चन करते हैं। देखें जी, क्वेश्चन नंबर हम करने लगे हैं जी 10.7। 10.7 क्वेश्चन है, ठीक है। गिवन दीज 10 पेयर्स ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स की वैल्यूज दी हैं, वाई की कुछ वैल्यूज दी हैं। ठीक है, प्लॉट अ स्कैटर डायग्राम फॉर द अबव डाटा। स्कैटर डायग्राम हम नहीं पढ़ाएंगे बनाएंगे। कैरी आउट द नेसेसरी कंप्यूटेशन टू ऑब्टेन द लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेट्स ऑफ द पैरामीटर्स इन द सिंपल लीनियर रिग्रेशन। यहाँ पे देखें उसने जो हमें मॉडल दिया हुआ है वो रिग्रेशन मॉडल, हमें जनरल मॉडल दिया और उसने बोला है कि आप इसके एस्टिमेट्स कैलकुलेट करें।
बेसिकली हमने इक्वेशन बनानी है। कंप्यूट द रेजिड्यूल एंड वेरीफाई दैट दे ऐड टू जीरो, रेजिड्यूल कैलकुलेट करेंगे। यूज द रिग्रेशन इक्वेशन, अब यहाँ पे देखें रिग्रेशन इक्वेशन को यूज करें टू प्रिडिक्ट द वैल्यू ऑफ वाई, वाई को प्रिडिक्ट करें व्हेन x इज इक्वल टू 10। अब यहाँ पे x की वैल्यू में 10 नहीं है, यहाँ पे उन्होंने क्या किया है x की नई वैल्यू दी है। उन्होंने बोला अगर x 10 होगा तो y की वैल्यू को क्या करें, प्रिडिक्ट करें। प्रिडिक्ट कैसे करेंगे, जब हमारे पास रिग्रेशन इक्वेशन होगी तब हम उसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो अब यहां पे बेसिकली क्वेश्चन नंबर करने जा रहे हैं हम 10.7, ठीक है। क्वेश्चन नंबर करने जा रहे हैं जी 10.7 और हमारे पास यहाँ पे x की कुछ वैल्यूज हैं। x की वैल्यूज हैं जी 1 1 2 3 4 4 5 6 6 7। y की कुछ वैल्यूज हैं 2.1 2.5 3.1 3 3.8 3.2 4.3 3.9 4.4 एंड 4.8, ठीक है। सबसे पहले स्कैटर डायग्राम ही हम बना रहे, ठीक है। हम यहाँ पे सबसे पहले अब फिर क्या करेंगे, इक्वेशन बनाएंगे। इक्वेशन होगी हमारे पास तो ही एरर आ सकता है, इक्वेशन होगी हमारे पास तो ही हम y की वैल्यू को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले याद रखना आप लोगों ने बच्चों के, सबसे पहले आपने इक्वेशन लिखनी है y हैट इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, ठीक है। उसके बाद आपने देखना है कि b का कौन सा फार्मूला हम कैलकुलेट करें। b का पहले वाला फार्मूला हम यूज कर लेते हैं n सम ऑफ एक्स वाई माइनस सम ऑफ एक्स सम ऑफ वाई डिवाइडेड बाय n सम ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ एक्स होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए, सम ऑफ एक्स सम ऑफ वाई, सम ऑफ एक्स यहाँ पे आ जाएगा, सम ऑफ वाई यहाँ पे आ जाएगा। एक्स वाई का सम चाहिए तो हम एक्स और वाई को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका सम आ जाएगा हमारे पास। हमें x की वैल्यू स्क्वायर और उसका सम चाहिए तो हम यहाँ पे x की वैल्यू को स्क्वायर कर लेंगे और फिर क्या करेंगे, उसको ऐड करेंगे तो यहाँ पे सम ऑफ एक्स स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पे सम ऑफ एक्स वाई आ जाएगा, ठीक है जी। x और y देख लेते हैं। 2.1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2.1 ही आ गया, 2.5 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो वही आ गया, 3.1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 6.2 आ गया, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 9 आ गया, 4 को 3.8 से मल्टीप्लाई किया तो 15.2 आ गया, 4 को 3.2 से मल्टीप्लाई किया तो 12.8 आ गया, 5 को 4.3 से मल्टीप्लाई किया तो 21.5, 6 को 3.9 से मल्टीप्लाई किया तो 23.4, 6 को 4.4 से मल्टीप्लाई किया तो 26.4 और 7 को 4.8 से मल्टीप्लाई किया तो 33.6, ठीक है। अब यहाँ पे x स्क्वायर कर लेते हैं, x 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 अगेन 6 एंड 7। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस यहाँ पे पेयर्ड ऑब्जर्वेशंस देखी जाएंगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 पेयर्ड ऑब्जर्वेशन है हमारे पास, ठीक है। ऐसे नहीं होगा कि x की 10 और y की 10 तो 20 हो जाएगी, यहाँ पे पेयर्ड ऑब्जर्वेशंस को काउंट किया जाएगा, क्योंकि रिग्रेशन में हम दो वेरिएबल्स को स्टडी करते हैं तो पेयर्ड ऑब्जर्वेशंस को काउंट किया जाएगा। अब हम इनको काउंट कर लेते हैं जी। ये आ गया 39,
लें जी, हमारे पास यहाँ पे आ गया 35.1, यहाँ पे आ गया 193। एक्स वाई को प्लस कर लेते हैं सिर्फ, वन 52.7। यहाँ पे वैल्यूज लिख लेते हैं जी। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 10 है। सम ऑफ एक्स वाई हमारे पास 152.7 है, माइनस सम ऑफ एक्स 39 है, सम ऑफ वाई 35.1 है, एन 10, सम ऑफ एक्स स्क्वायर 193, सम ऑफ एक्स होल स्क्वायर 39 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेते हैं जी। 10 मल्टीप्लाई बाई 152.7 माइनस 39 मल्टीप्लाई बाई 35.1, ऊपर वैल्यू आ गई 158.1 डिवाइडेड बाय नीचे आ गया 409। आंसर आ गया 0.387। बी का आंसर आ गया 0.387। ठीक है। देखें, जब बी की वैल्यू आ गया तो फिर ए को कैलकुलेट किया जा सकता है। ए का पहला फार्मूला क्या था? सम ऑफ वाई माइनस बी सम ऑफ एक्स ओवर एन। सम ऑफ वाई क्या था? 35.1, बी की वैल्यू माइनस 0.387, सम ऑफ एक्स क्या था? 39 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। टू 2.001 आ जाएगा। ठीक है। तो जब ए एंड बी का आंसर आ गया तो हम अपनी इक्वेशन को दोबारा से लिख सकते हैं कि ए की जगह पे हमने ए की वैल्यू को लिखा, प्लस बी की जगह पे हमने बी की वैल्यू को लिखा, और एक्स की जगह पे एक्स। ये बन गई हमारे पास जी रिग्रेशन इक्वेशन। अब देखें, जब रिग्रेशन इक्वेशन बन गई है तो अब हम यहाँ पे एक्स की जो नई वैल्यू थी, जो 10 दी हुई थी, उसको पुट करते हैं। अब हम इनपुट देंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल की, जबकि हमारे पास आंसर किसका आएगा? डिपेंडेंट वेरिएबल का आएगा, और वो उसकी वैल्यू एस्टीमेट होगी 0.387 इंटू 10, 2.001 प्लस 0.03 प्लस 3.87, तो हमारे पास वाई हैट का आंसर आ जाएगा 5.871। ये देखें। ठीक है जी। इक्वेशन बनाने के बाद अब हमारे पास रिग्रेशन इक्वेशन ऐसी बनी है कि हम यहाँ पे इंफॉर्मेशन इंडिपेंडेंट वेरिएबल की देंगे तो हमारे पास आंसर किसका आएगा? डिपेंडेंट वेरिएबल की हमारे पास एस्टिमेटेड वैल्यूज आ जाएंगी हमारे पास। तो नई वैल्यूज को भी प्रिडिक्ट किया जा सकता है। अब यहाँ पे उन्होंने हमें कहा था, ये तो एक तो हमने वाई की वैल्यू को प्रिडिक्ट कर लिया, और दूसरा यहाँ पे उन्होंने हमें बोला कि जी एरर कैलकुलेट करें। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि बेटा एरर को रिप्रेजेंट किया जाता है ई के साथ। एरर क्या होता है? y माइनस वाई हैट। y इज द ऑब्जर्व्ड वैल्यूज और y हैट इज द एस्टिमेटेड वैल्यूज। तो एरर की डेफिनेशन क्या हुई? डिफरेंस बिटवीन द ऑब्जर्व्ड वैल्यूज एंड द एस्टिमेटेड वैल्यूज इज कॉल्ड द एरर। और हमारे पास सम ऑफ एरर, सम ऑफ y माइनस वाई हैट, वो क्या होना चाहिए? वो कह रहे हैं कि वो 0 आए हमारे पास। ठीक है। यहाँ पे हम देखें तो हम y हैट की वैल्यू को एस्टिमेट कर सकते हैं, सारी वैल्यूज को। ये न्यू वैल्यू एस्टिमेट की, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं जी? मॉडल लिखा 2.001 प्लस 0.387 इंटू एक्स।
ठीक है जी हमारे पास। तो x की वैल्यू को 1 रखेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 2.001 प्लस 0.387 इंटू 1। 2.388 लिखा यहाँ पे मैंने जी, ठीक है। फिर उसके बाद अगेन 1 है यहाँ पर, तो यहाँ पे 2.388 अगेन आ गया दूसरी वैल्यू। 2 होगा तो हमारे पास तो 2.775, और अगर हमारे पास यहाँ पे 3 होगा तो 3.162, अगर हमारे पास 4 होगा तो हमारे पास 3.549 अगेन। 5 होगा तो हमारे पास 3.936, 6 होगा हमारे पास तो नेक्स्ट वैल्यू 4.323, अगेन 4.323, एंड 7 होगा तो हमारे पास आंसर आ जाएगा जी 4.71। उससे पहले बच्चों मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि अगर हम यहाँ पे x की वैल्यू को 0 रख देते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को अगर क्या रख दें, 0 रख दें, इफ़ x इज इक्वल टू 0, तो x 0 रखेंगे तो यहाँ पे y हैट इज इक्वल टू क्या होगा 2.001 प्लस 0.387 इंटू 0। ये 0 से मल्टीप्लाई होकर ख़त्म हो गया, तो ये बेसिकली क्या आ गया, इंटरसेप्ट की वैल्यू आ गई। इंटरसेप्ट की डेफिनेशन मैंने आपको क्या लिखवाई थी, ए की डेफिनेशन, इंटरसेप्ट इज द वैल्यू ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल व्हेन इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज 0। अब यहाँ पे आपको उसकी डेफिनेशन समझ आएगी, ठीक है। देखें दूसरा, जब हमारे पास y हैट की वैल्यू आ गई है और y भी है, हमारे पास एस्टिमेटेड वैल्यूज बाय द इक्वेशन एंड द ऑब्जर्व्ड वैल्यूज, जब हमारे पास दोनों हैं तो हम यहाँ पे एरर निकाल सकते हैं, इन दोनों का डिफरेंस लेके हम y में से y हैट की वैल्यू को माइनस कर सकते हैं। जैसे पहली वैल्यू 2.1 में से माइनस क्या करेंगे 2.388, ठीक है, आंसर आ जाएगा माइनस 0.288, ठीक है। फिर 2.5 में से माइनस किया तो 0.112, ये दूसरी वैल्यू। फिर 3.1 में से माइनस किया 2.775 को तो 0.325, और फिर 3 में से माइनस किया 3.162 को तो माइनस 0.162। 3.8 में से माइनस किया 3.549 को 0.251। 3.2 में से माइनस किया 3.549 को माइनस 0.349। 4.3 में से माइनस किया 3.936 को 0.364। 3.9 में से माइनस किया 4.323 को माइनस 0.423। 4.4 में से माइनस किया 4.323 को 0.077, एंड 4.8 में से माइनस किया 4.71 को 0.09। अगर मैं यहाँ पे इसको ऐड करता हूँ तो सम ऑफ द एरर, सम ऑफ द y माइनस y हैट, ठीक है, वो देख लेते हैं क्या आता है जी, माइनस 0.288 प्लस 0.112 प्लस 0.325 माइनस 0.162 प्लस 0.251 माइनस 0.349 प्लस 0.364 माइनस 0.423 प्लस 0.077 प्लस 0.09। तो हमारे पास आंसर आ जाता है जी, आंसर आ जाता है जी 0.003। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जी, ठीक है। रिग्रेशन को
उसका इंट्रोडक्शन करवा दिया, उसकी डेफिनेशन बता दी, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होते हैं वो बता दिया। ठीक है, रिग्रेशन को यूज़ क्यों किया जा सकता है, क्योंकि हम एक वेरिएबल की वैल्यूज़ को एस्टिमेट कर सकते हैं किसी दूसरे वेरिएबल की बेस पर। ठीक है, तो जिसकी वैल्यू को एस्टिमेट करते हैं वो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, जिसकी बेस पे करते हैं उसको इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोला जाता है। ठीक है, रिग्रेशन का मॉडल जो आप लोगों ने पढ़ना है उसको लिखवाया फिटेड मॉडल की फॉर्म के अंदर, वाई हैट इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। ए क्या होता है, इंटरसेप्ट, वैल्यू ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल व्हेन इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज जीरो, और बी क्या था, रिग्रेशन कोएफिशिएंट। उसकी मैंने डेफिनेशन आपको क्या बताई थी कि बी टेल्स द रेट ऑफ चेंज इन द डिपेंडेंट वेरिएबल। देखें, रेट ऑफ चेंज डिपेंडेंट वेरिएबल के अंदर हमारे चेंज क्या आएगा वो हमें क्या बताता है, बी बताता है। बेटा बड़े गौर से समझिएगा, ये पॉइंट टेक्निकल है थोड़ा सा। ये हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ना, यहां से ये देखें, ये 1 वैल्यू थी तो 1 से क्या होगी 2, कितना चेंज आया 1 यूनिट। 2 थी तो 2 से वैल्यू क्या होगी 3, कितना यूनिट चेंज आया 1 यूनिट चेंज आया। यहाँ पे 1 यूनिट बदला है, तो y की वैल्यू में देखा जाए तो 2.338 था, 2.388 था, तो यहाँ पे यूनिट क्या होना चाहिए था 3.388 होना चाहिए था। यहाँ पे भी 1 यूनिट ज़्यादा था, लेकिन यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस कितना चल रहा है देख लेते हैं जी। इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 2.775 माइनस 2.388। तो ये देखें, ये देखें 2.775 माइनस 2.388, इनका डिफरेंस कितना है 0.387। यानी कि इनके अंदर जो चेंज आ रहा है वो बेसिकली कौन बता रहा है हमें, बी की वैल्यू हमें ये बताती है 0.387। ठीक है, अगर यहाँ 2 से 3 हो गया, यहाँ पे 1 यूनिट चेंज हुआ, लेकिन यहाँ पे इन दोनों में क्या चेंज हुआ देखें, 3.162 माइनस 2.775, तो आंसर फिर क्या आया 0.387। इट मीन्स कि बीटा की डेफिनेशन अब समझ आएगी आपको कि बीटा टेल्स द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज होने वाले रेट को ये हमें बताता है, जब हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज कितना है 1 यूनिट चेंज है हमारे पास। ठीक है जी, थैंक यू बेटा, अल्लाह हाफिज़।